हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने आखिरी लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 चालू किया हुआ है और इस यूनिट नंबर 8 में हम लोगों ने इम्यूनिटी का जो टॉपिक है वो चालू किया हुआ है। चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिजीज। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो हमने ये सीखा था कि इम्यूनिटी का मतलब होता है डिजीज से फाइट करने की क्षमता या कैपेसिटी टू फाइट द डिजीज। यस सर। फिर हमने सीखा कि ये जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमको जन्म से मिलती है, जन्मजात होती है। और ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसके चार हिस्से होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है फिजिकल बैरियर, तो हमने फिजिकल बैरियर के बारे में सीखा। देन दूसरा पार्ट होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब इस सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सी पार्ट कॉल्ड सेलुलर बैरियर के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सो सो इट इज नथिंग बट द सी पार्ट है। तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए सी पार्ट को हम लोग कहते क्या है। सी पार्ट को हम लोग कहते हैं सेलुलर बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का बैरियर का मतलब होता है रुकावट। मतलब ये वो रुकावटें हैं हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है और ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन एजेंट को रुकावट देंगे। ये रुकावट किसके लिए? हमारे लिए नहीं है। हमारे बॉडी में है ये रुकावटें और ये रुकावट है फॉरेन चीजों को, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन के लिए। अब जैसा कि यहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा है, ये एक सेलुलर बैरियर है। इसका मतलब क्या होता है? सेलुलर बैरियर है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स इन्वॉल्व होंगे। सेलुलर बैरियर का मतलब भी होता है यहाँ पे सेल इन्वॉल्व होंगे। तो अब इसके अंदर कौन कौन से सेल हैं, हम उनका लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम उनको डिस्कस कर सकेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ सेल है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स कुछ सेल्स है जो सेलुलर बैरियर में हेल्प करेंगे। देन देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेज। देन देयर इज अ तीसरा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स। एंड जो चौथा स्ट्रक्चर इसके अंदर है वो होता है इन्फ्लेमेशन। तो हम इनके बारे में यहाँ पे फोकस करना चालू करते हैं। हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मतलब पहला फैक्टर, जो फैक्टर है ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट के बारे में जो भी सारा डिटेल है आपने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है इन द चैप्टर कॉल्ड सर्कुलेशन। उसमें से दो सेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ल्यूकोसाइट में एक सेल होता है जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं दैट फर्स्ट सेल। दो टाइप के सेल्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं PMNL। जैसे PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। देन देयर इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ मोनोसाइट। ठीक है। तो ये दोनों सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। PMNL। तो PMNL के बारे में शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेते हैं। PMNL का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। आपको ये समझ में आ गया कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMF PMNL, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब ये जो सेल होता है ना, ये सेल को अगर आप देखेंगे, ये सेल, तो इसके अंदर ना बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सॉरी, बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं, इसके अंदर ना न्यूक्लियस के
लोब पाए जाते हैं। यस सर, करीबन इसके अंदर 4 to 5 लोब्स होते हैं, वो पाए जाते हैं और इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन में भी ये आपने सीखा होगा कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इट इज नथिंग बट द, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें न्यूट्रोफिल के बारे में। यस सर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल। तो इसी न्यूट्रोफिल को का दूसरा नाम है पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब फॉर्म, न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के रूप होते हैं, इसके न्यूक्लियस के फॉर्म होते हैं। कौन से रूप होते हैं? ये मल्टी लोब्ड होता है। सो इसमें बहुत सारे लोब पाए जाते हैं, कम से कम 4 to 5 लोब्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द न्यूट्रोफिल सेल, तो आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहला पॉइंट है ये मल्टी लोब्ड है, न्यूक्लियस इज मल्टी लोब, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। मल्टी लोब न्यूक्लियस के साथ साथ ये 65% मतलब ये 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। बोलने का मतलब ये होता है कि इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है हमारे बॉडी में, इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम अमंग, मैक्सिमम अमंग डब्ल्यूबीसी, जितने भी डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में है इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। इनफैक्ट आपके बॉडी में अगर कहीं पे भी डिस्टरबेंस होता है तो नीट हमेशा पूछता है कि एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, हु इज द फर्स्ट सेल टू अराइव। सो आपको लिखना है इट इज द फर्स्ट सेल टू अराइव, अराइव एट साइट ऑफ इन्फेक्शन, है ना। ये फर्स्ट सेल है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन के तरफ आता है। ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब फ्यू फ्यू डेज में, ये शॉर्ट लिव्ड है और ये फ्यू डेज में ये खत्म हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आई थिंक मोस्ट न्यूमरस है, ये मैक्सिमम इन नंबर है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी बातें आपको क्लियर है, इनफैक्ट ये सारी बातें आपने ऑलरेडी सीखी हुई थी, आपको पहले से क्लियर है क्योंकि सर्कुलेशन में आपने ये सीखा हुआ है। जो नई बात आपको सीखने के लिए मिली है वो ये है, इज दैट क्लियर, कि इसका नाम, इसी न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और ये नाम बहुत ही ज्यादा इस लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा सेल कॉल एज अ मोनोसाइट। मोनोसाइट भी आपने पढ़ाई की है सर्कुलेशन में, बट हमको इस सिलेबस में है तो एक बार रिपीट करना होगा। मोनोसाइट, ऐसा, तो जब मैं मोनोसाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो ये जो मोनोसाइट्स होता है इट इज 2 to 10%, 2 to 10% ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये हमारे डब्ल्यूबीसी का 2 to 10% है। ऑब्वियसली ये अमीबॉइड है, ऑब्वियसली इसको हम लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये सेल बहुत ही बड़ी साइज का होता है, तो आई थिंक ये बड़ी साइज नहीं हुई, ये बड़ी साइज हो गई। और ये बड़ी साइज का सेल होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो करीबन बीन शेप, सॉरी राउंड हो गया, न्यूक्लियस जो होता है इसका ये बीन शेप होता है। यस, बीन शेप न्यूक्लियस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, यस, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये इसके न्यूक्लियस का है। बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है जो इसके पास पाया जाता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज अ बीन शेप्ड न्यूक्लियस है जो इसके अंदर पाया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। और ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द डब्ल्यूबीसी है। ऑब्वियसली ये जो सेल है ये फैगोसाइटिक इन नेचर है, फैगोसाइटिक इन नेचर, है ना। ये फैगोसाइटिक इन नेचर है। आप सभी को पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ करना और डाइजेस्ट करना। यस, तो फैगोसाइटोसिस मीन लिख देते हैं
इनगल्फ एंड डाइजेशन, इनगल्फ एंड डाइजेशन, है ना? सेल चैप्टर में आपने फेगोसाइटोसिस सीखा हुआ है अच्छे से, तो यहाँ पे जस्ट ये नाम है। सेल ईटिंग भी हम इसको बोलते हैं। कोई भी बैक्टीरिया को या कोई भी वायरस को, कोई भी फॉरेन एजेंट को ये इनगल्फ करता है, मतलब बॉडी में अंदर लेता है ये डब्ल्यूबीसी, और उसको डाइजेस्ट करता है, किल करता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम, लाइसोसोम एंजाइम। यस सर, लाइसोसोम एंजाइम। लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इस फॉरेन एजेंट को किल करते हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर और आपको ये हिस्सा समझ में आ गया है। अब आपको इस लेक्चर में नया क्या सीखना है? ये सारी बातें जो भी अभी तक हमने लिखी हुई हैं ये हमने ऑलरेडी सीखी हुई है सर्कुलेशन में। तो नई चीज क्या है? और नई चीज लिखने के लिए हमको नया पेज चाहिए। सो वी कैन मूव ऑन टू न्यू पेज। यस, तो जरा समझिए नया क्या है मोनोसाइट्स के बारे में। ये जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट, यस, ये हमारे सर्कुलेशन में रहता है इन ब्लड, ये ब्लड में रहता है और ब्लड में सर्कुलेट करते रहता है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, इट इज 10 to 20 आवर्स होता है। यस सर, 10 से 20 घंटे तक ये जिंदा रहता है। यस सर, इज दैट क्लियर? जनरली जब ये मोनोसाइट रहता है, ब्लड में रहता है, तो ब्लड से ये जाता है टिश्यू में, एंटर एंटर इन टिश्यू। यस सर, एंटर इन टिश्यू और खुद में बदलाव लाता है एंड चेंज चेंज टू मैक्रोफेज, चेंज टू मैक्रो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? टिश्यू में जाने के बाद होता है। कहाँ पे होता है ये? टिश्यू में जाने के बाद होता है। सो मोनोसाइट नीट का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मैक्रोफेज कौन है? तो आपको बोलना है मैक्रोफेज मोनोसाइट ही है। फिर नीट पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मोनोसाइट हमेशा हमेशा ब्लड में रहेगा और मैक्रोफेज हमेशा कहाँ रहेगा? वेरी गुड, टिश्यू में रहेगा। आपको समझ में आया? सो मोनोसाइट विल बी रिमेन इन द ब्लड व्हाइल मैक्रोफेज रिमेन इन द टिश्यू, वो टिश्यू में पाया जाता है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, है ना? ये फेगोसाइटिक सेल्स है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये फेगोसाइटिक है और फेगोसाइटिक के साथ साथ ये मोटाइल भी है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है और ये एक अमीबॉइड, ये एक अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। कौन सा मूवमेंट शो करता है? अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। अमीबा की तरह ये मूव हो सकता है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये 3 बार हो गया, मतलब ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यस सर, ओके। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर एंड अब हमको बात करना है तीसरे टाइप ऑफ सेल, ल्यूकोसाइट हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ल्यूकोसाइट में हमने न्यूट्रोफिल डिस्कस किया और मोनोसाइट, और यही मोनोसाइट मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे याद रखने का? एम फॉर मोनोसाइट एंड एम फॉर मैक्रोफेजेस। यस सर, और ये जो एम फॉर मोनोसाइट है ये बी में रहेगा, दैट इज ब्लड में रहेगा, और जब ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये टी में रहेगा, टिश्यू में रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं मैक्रोफेज और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। पक्का? हियर वी गो। So let's talk about the third type of cells called macrophage. बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि जब हम मोनोसाइट होता है, हमारा ब्लड है, देखिए ध्यान से समझिए, ये हम लोगों का ब्लड है और इस ब्लड में मोनोसाइट पाया जाता है। मोनोसाइट, जब ये मोनोसाइट बना तो ये करीबन 8 आवर्स तक ब्लड में रहता है, 8 आवर्स, है ना?
तो ये 10 से 20 घंटे रहता है। हमने इसका ऑलरेडी लाइफ स्पेन यहाँ पे सीखा हुआ है। ये करीबन हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ये 10 टू 20 आवर्स तक ये जिंदा रहता है। यस सर। तो करीबन 8 से 10 घंटे बिता लेने के बाद आवर्स इन ब्लड रहेगा, है ना? और अगर इस मोनोसाइट को फिर से जिंदा रहना है, मतलब 8 आवर्स के बाद भी जिंदा रहना है, तो इसको खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? इसको ना मूव होना होगा। मूव इनटू कहाँ पे मूव होना होगा? मूव इनटू टिश्यू। इसको टिश्यू में मूव होना पड़ेगा। कहाँ पे मूव होना पड़ेगा? इन द टिश्यू। इज दैट क्लियर? कहाँ पे मूव होना पड़ेगा? इनको टिश्यू में मूव होना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको ये समझ में आया कि इनको टिश्यू में मूव होना पड़ेगा। पक्का? सो ये ब्लड है, मोनोसाइट्स है, 8 आवर्स तक ये ब्लड में रहेगा एंड देन इट विल मूव इनटू द टिश्यू। ये टिश्यू में मूव हो जाएगा। पक्का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये टिश्यू में मूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस आपको समझना होगा। तो आफ्टर मूविंग इनटू द टिश्यू दे आर कॉल्ड एज दे आर क्या बोलेंगे उसको? मैक्रोफेजेस। दे आर called as called as macrophage. Yes sir, they are called as the macrophage. पक्का? इज दैट क्लियर? तो इसको हम मैक्रोफेजेस बोलते हैं। 100% क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज बोलते हैं। अब ये जो मैक्रोफेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस क्या आएंगे? सबसे पहला, ये हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक हो जाएगा। हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक, ये हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसमें ना लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। इंक्रीजेस इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ लाइसोसोम। समझ में है? इसमें ये हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक हो जाएगा, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ लाइसोसोम हो जाएगा। इज दैट क्लियर है? समझ में आया आपको? और इट मूव इनटू द टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस में आ गया है और ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब ये जो मैक्रोफेजेस होंगे वो 2 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? दे विल बी ऑफ 2 टाइप। एक तो हो जाएगा फ्री फ्री मैक्रोफेजेस। फ्री मैक्रोफेजेस। अब ये जो फ्री मैक्रोफेजेस रहेगा, इसका काम ही है घुमक्कड़ सेल। इसको हम घुमक्कड़ सेल ऑफ द बॉडी बोलते हैं। घुमक्कड़ मतलब ये कहीं पे मतलब रुकेगा नहीं। मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ब्लड के थ्रू ये घूमते रहेगा। यस सर। और एक दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेज। ठीक है? ये हो गया फिक्स्ड मैक्रोफेज। ये फिक्स्ड हो गया। कहाँ फिक्स होगा? ये फिक्स कहाँ होगा? टिश्यू में। इन टिश्यू, ये टिश्यू में जाके फिक्स हो जाएगा और वो टिश्यू को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इसका घर बस गया। इसका घर बस गया। इसका घर अभी बसा नहीं और इसको घर बसाना भी नहीं है। दैट विल रिमेन एज ए फ्री। और ये जो फ्री रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वंडरिंग मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं? मस्त है ना? वंडरिंग मैक्रोफेज। वंडरिंग मैक्रोफेज बोलेंगे। वंडरिंग मैक्रोफेज बोलेंगे। पक्का क्लियर है? एंड ये जो फिक्स्ड मैक्रोफेज है, ये फिक्स्ड मैक्रोफेज को इन डिफरेंट टिश्यू विल कॉल इट विद द डिफरेंट नेम। in different tissue it is called different name. In different tissue it is
called with different name. डिफरेंट नेम, इसको डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट नाम के नाम से जानेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इनके जो अलग अलग नाम है अलग अलग टिश्यू में, और ये सारे पार्ट मैंने आपको जब ह्यूमन फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ाए हैं, तो ये सेल्स अलग अलग ऑर्गन में पाए जाते हैं और इनका नाम आपको बताया हुआ है। तो जरा सीखते हैं ये नाम कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे खत्म हो गया है इस पार्ट का, है ना। और ये जो पूरा हिस्सा है वो, ये पूरा हिस्सा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले सिक्वेंसली। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक सेल है जिसको हम बोलते हैं अल्वियोलार मैक्रोफेज। अल्वियोलार मैक्रोफेज। और ये जो अल्वियोलार मैक्रोफेज है ये कहाँ पे पाया जाएगा? ऑब्वियसली ये लंग्स में पाया जाएगा, है ना। देन एग्जाम्पल नंबर 2, हिस्टियोसाइट। हिस्टियोसाइट्स ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में। कौन से टिश्यू में बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू में ये पाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं कफर सेल। यस सर, क्या बोलते हैं हम इसको? कफर्स, कफर्स सेल, है ना। अब ये जो कफर सेल होता है, ये कफर सेल जो होता है वो लीवर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? लीवर में पाया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक हमको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि इनकी लिस्ट थोड़ी बड़ी होती है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, इट इज मिसेंजियल ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर मिसेंजियल। ग्लोमेरुलर आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? ग्लोमेरुलस कहाँ पढ़ा हुआ है? किडनी में पढ़ा हुआ है ना, किडनी में, नेफ्रॉन में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर मीसेंजियल सेल्स। ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल, और ये जो ग्लोमेरुलर मिसेंजियल सेल है ये किडनी में पाया जाता है। इट इज किडनी में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो होता है, एग्जाम्पल नंबर 5 वो होता है माइक्रोग्लायल सेल। माइक्रोग्लायल सेल्स, और ये पाया जाता है ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ये लोग फेगोसाइटिक सेल्स हैं, प्रोटेक्शन करेंगे। अगर ये ऑर्गन में, ब्रेन में या किडनी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको फैगोसाइटोसिस करेंगे, उसका मतलब उसको अंदर ले लेंगे। इनगल्फ एंड डाइजेशन, यस सर। देन ये बहुत ही फेमस चीज है, हमने ऑलरेडी आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ाया हुआ है। कहाँ पढ़ाया हुआ है? जब हम आपको पैराथायरॉयड हार्मोन, पैरेथ हार्मोन पढ़ा रहे थे। तो इस सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑब्वियसली ये ऑस्टियो मतलब ये बोन, ब्रेन नहीं, बोन में पाया जाता है। सो इट इज फाउंड इन बोन। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैक्रोफेजेस वो सेल कहलाता है। पहले तो वो मोनोसाइट के नाम से पाया जाता है। ये तो देखो ब्लड में आता है, कुछ घंटे बिताने के बाद टिश्यू में मूव हो जाता है। टिश्यू में मूव होने के बाद इसका नाम मैक्रोफेज कहलाता है। मैक्रोफेज बनते ही इसका कैरेक्टर बदल जाता है, ये हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक सेल बन जाता है। इसके नंबर का, इसके सेल के अंदर का लाइसोसोम का नंबर देखो बढ़ जाता है। फ्री मैक्रोफेजेस एंड फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, दो टाइप में ये देखो सेल आता है। फ्री मैक्रोफेजेस सब जगह घूमते रह जाता है, घुमक्कड़ सेल ये कहलाता है। इसी को हम वंडरिंग बोलते हैं। वंडरिंग का मतलब घुमक्कड़ सेल। और फिर ये फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है, इन डिफरेंट टिश्यू इट इज कॉल्ड एज विद द डिफरेंट नेम। alveolar मैक्रोफेज इन लंग्स, हिस्टियोसाइट इन कनेक्टिव टिश्यू, कफर सेल इन लिवर, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल इन किडनी, माइक्रोग्लायल सेल इन ब्रेन, ऑस्टियोक्लास्ट सेल इन बोन।
तो इसको अलग-अलग नाम दिया हुआ है अलग-अलग ऑर्गेनल में। यस सर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ, और ये जो फोर्थ ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं, वो फोर्थ ऑप्शन है इस समय नेचुरल किलर सेल। चलो बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं इस समय नेचुरल किलर सेल के बारे में। नेचुरल किलर सेल कैसे वर्क करता है और कैसे ये अ, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। सबसे पहला सवाल होगा कि नेचुरल किलर सेल है क्या? सो नेचुरल किलर सेल इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। यस सर, लिम्फोसाइट आपको पता है कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो टाइप के ए ग्रेनुलोसाइट सर्कुलेशन में हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे होगा, इट इज अ स्पेशल लिम्फोसाइट। NK cells is a स्पेशल लिम्फोसाइट। ये स्पेशल लिम्फोसाइट सेल्स हैं। पक्का? कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन लिम्फ नोड, स्प्लीन में ये पाए जाते हैं। सो दे आर, आई थिंक they are found in bone marrow also, red bone marrow also. So they are found in spleen, red bone marrow, and lymph node. अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये नॉर्मल जो लिम्फोसाइट होता है उससे कैसे अलग होता है? नॉर्मली जो लिम्फोसाइट होता है वो दो टाइप का होता है, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में सीखा हुआ था कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों डायरेक्टली बैक्टीरिया को बाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एंटीजन रिसेप्टर रहता है। एनके सेल्स एनके सेल्स जो होता है डू नॉट हैव अ एंटीजन रिसेप्टर, डू नॉट हैव एंटीजन एंटीजन रिसेप्टर। आप सभी को मैंने बचपन से बताया है, रिसेप्टर वो कहलाता है जो रिसीव कर जाता है। तो ये जो एनके सेल्स रहेगा, इस पे रिसीव करने के लिए एंटीजन को रिसीव करें। एंटीजन कौन है? एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, है ना? इनको रिसीव करने वाला कोई भी केमिकल इनके ऊपर बाहर प्रेजेंट नहीं है। यस सर, मैंने एकदम क्लियर बताया। नेचुरल किलर सेल डू नॉट हैव एंटीजन रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन है? जो रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है? एंटीजन को। एंटीजन कौन है? बैक्टीरिया का सरफेस हो गया, वायरस का सरफेस हो गया, बैक्टीरिया की टॉक्सिन्स हो गए, तो इसके ऊपर कोई भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है। अब मतलब ये काम कैसे करता है? तो ये दो तरीके से काम करता है। देयर आर टू मेथड बाय विच इट वर्क। टू मेथड्स, ये दो मेथड से अपने टारगेट को किल करता है। देखो इसका नाम इसका काम बताता है। नेचुरल किलर सेल ये नेचुरली हमारे बॉडी में पाया जाता है। पक्का है ना? और ये किल करने का काम करता है। किसको किल करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। कोई भी ट्यूमर सेल है बॉडी में तो उसको किल करता है। कोई भी वायरली इन्फेक्टेड सेल है तो उसको भी किल करता है। यस सर, टू मेथड ऑफ वर्किंग। इसके दो मैकेनिज्म है वर्किंग के। पहला मैकेनिज्म होता है टू मेथड्स ऑफ वर्किंग। पहला जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसिस, और दूसरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एपेप्टोसिस। तो पहला है साइटोसिस और दूसरा है एपेप्टोसिस। कैसे? पहला है साइटोसिस, दूसरा है एपेप्टोसिस। साइटोसिस का मतलब क्या होता है? एन के सेल्स सिक्रीट करता है केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है परफोरिन। परफोरिन
परफोरिन समझते हैं, पोर करने वाले प्रोटीन को परफोरिन कहते हैं। आप मीनिंग इसका लिख सकते हैं, परफोरिन आर द प्रोटीन, these are the proteins which which creates which creates pore, जो पोर क्रिएट करता है। प्रोटीन विच क्रिएट पोर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल, किसी भी सेल के ऊपर होल क्रिएट करने वाला या पोर क्रिएट करने वाला, तो ये परफोरिन प्रोटीन है। हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये परफोरिन प्रोटीन है, जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा सपोज कीजिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कौन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बोलो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ब्लू कलर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये परफोरिन मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे। यस सर, इज दैट क्लियर? इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। यस सर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परफोरिन? इट क्रिएट पोर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस सर। इससे क्या होगा, होल क्रिएट होगा, तो होल के अंदर पानी जाएगा, बाहर का पानी जाएगा। सो जैसे ही होल क्रिएट हो गया, बाहर का पानी अंदर जाएगा और ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, स्वेल होगा, और स्वेल होके क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, नेचुरल किलर सेल वो सेल कहलाता है। ये परफोरिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस कर जाता है। परफोरिन वो प्रोटीन कहलाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आउटर मेम्ब्रेन में होल क्रिएट कर जाता है। जैसे ही ये होल क्रिएट कर जाता है, इसकी होल के अंदर से पानी आता है। पानी आते ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वेल होता है। स्वेल होने के बाद ये बर्स्ट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। So it create pore in the plasma membrane of microorganism. Yes, sir. Thus, water enters. पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो enters करता है. Water enters. Water enter करता है, and result in swelling and bursting. Result in swelling and bursting. ये swell होता है और ये burst होता है. Is that clear? Cytosis, NK cell, perforin create pore on plasma membrane of microorganism. Thus water enters and result in swelling and bursting. यहाँ पे swelling आती है, ये important है, swelling and bursting. Bursting का मतलब फूट जाना, फट जाना. And obviously microorganism get killed. माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाता है, गेट किल्ड। यस सर। तो यही तो हमको करना था, है ना? ओके। तो ये जो पूरा हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा किसके बारे में था? साइटोसिस के बारे में था। साइटोसिस, साइटोसिस का मतलब होता है सेल की वाट लगाना। साइटो मतलब सेल होता है, सिस मतलब ब्रेक करना। यस सर। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का भाई हो गया साइटोसिस। साइटोसिस में सेल बर्स्ट हो जाता है। अब एक और प्रोसेस है जिससे ये वर्क करता है नेचुरल किलर सेल, वो है एपोप्टोसिस। यस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल सेल डेथ। नेचुरल सेल डेथ क्या समझा आपने? मतलब अगर कोई भी ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल है ना, और वायरली इन्फेक्टेड सेल है, या कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, या किसी से भी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड सेल है। यस सर। तो ट्यूमर सेल और इन्फेक्टेड सेल को इट विल गिव डेथ। किलर सेल कौन सी सजा सुनाता है? इट गिव एपोप्टोसिस। ये इनको एपोप्टोसिस का सिग्नल देता है ना? एपोप्टोसिस। बच्चों को एपोप्टोसिस समझता नहीं है। इधर देखो, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? एपोप्टोसिस का मतलब होता है
नेचुरल सेल डेथ, है ना? अगर कोई भी सेल है आपके बॉडी का, ट्यूमर सेल हो गया है या इन्फेक्टेड सेल हो गया है, तो किलर सेल जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम जबरदस्ती, उसको बोलेगा तुम खुद को मार लो, मतलब तुम आत्महत्या कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो इस ये जो ट्यूमर है या ये जो इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इनको बोलता है कि तुम मर जाओ, और इसकी बातें सुनते हैं भाई। अगर क्योंकि इसकी बातें अगर आपने नहीं सुनी, किसी सेल ने नहीं सुनी, तो ये टॉक्सिक केमिकल परफोरिन रिलीज कर देगा, तो वैसे भी उसको मरना है। तो इसको दो तरीका है, या तो वो साइटोसिस करेगा, बुलेट जैसा परफोरिन मॉलिक्यूल करेगा, वो बुलेट जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या ट्यूमर सेल के अंदर या वायरली इन्फेक्टेड या कोई भी इन्फेक्टेड सेल के अंदर, उसके मेम्ब्रेन में घुस जाएगा, बाहर का पानी अंदर आएगा, सेल स्वेल होगा और फिर ये बस्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर? मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया। इज दैट क्लियर? तो आपको ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। नेचुरल किलर सेल बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और मैंने ऐसा सुना है कि ये 5 टू 10% ऑफ पेरिफेरल ब्लड आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ये 5 टू 10% रहता है, जो कि लिम्फोसाइट का मॉडिफाइड वर्जन है। पहला ही पॉइंट हमने बताया, ये स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। पक्का? तो आई थिंक ये जो हिस्सा है नेचुरल किलर सेल का, ये पर्टिकुलर पार्ट भी मैंने बता दिया हुआ है और आपको ये पार्ट समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी हमने सीखा कि कैसे साइटोसिस से और एपोप्टोसिस से जितने भी फॉरेन सेल्स होते हैं या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और या कोई भी वायरली इन्फेक्टेड सेल होता है, वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अभी-अभी हमने सीखा हुआ है सेलुलर बैरियर, और इस सेलुलर बैरियर में हमने ल्यूकोसाइट सीख लिए हैं, मैक्रोफेज सीख लिए हुए हैं, नेचुरल किलर सेल्स सीख लिए हुए हैं, और हमको अभी सीखना बाकी है इन्फ्लेमेशन के बारे में, जो कि हम अभी बात करेंगे। लेकिन अगर नीट ने आपको पूछ लिया कि फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस ये कौन से बैरियर में आता है? अगर नीट ने आपको पूछा कि फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, वो कौन से बैरियर में आता है? तो आपको ऑब्वियसली जवाब देना है सेलुलर बैरियर में आता है। फैगोसाइटोसिस विल कम इन द सेलुलर बैरियर। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये हमने ऑलरेडी सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक शॉर्ट में आपको फैगोसाइटोसिस का रिवीजन देने वाले हैं, और उसके बाद फैगोसाइटोसिस कौन करता है? ल्यूकोसाइट करता है, मैक्रोफेज करता है, बट ये नेचुरल किलर सेल नहीं करता है। ये जस्ट अपना जो टॉक्सिक होता है वो रिलीज करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड। सो अब हम जा रहे हैं बात करने फैगोसाइटोसिस के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में, देन विल टॉक अबाउट द इन्फ्लेमेशन, और फिर हम लोगों का जो सेलुलर बैरियर है ये पार्ट खत्म हो जाएगा, देन हम अगले बैरियर कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक आपको यहाँ पे पता है, हमने लिस्ट बनाई हुई है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो चलो जिंदगी में आगे जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, जब हम फैगोसाइटोसिस के बारे में बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा ही सिंपल है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ करना और डाइजेस्ट करना, इसलिए हम इसको प्यार से लिखते हैं इनगल्फमेंट एंड डाइजेशन। इनगल्फमेंट एंड डाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। एग्जैक्टली में क्या होता है, जरा इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का फैगोसाइटिक सेल है। ये सेल कोई भी हो सकता है, बट हम फिलहाल हम इसको नाम देते हैं फैगोसाइट सेल्स। फैगोसाइट, फैगोसाइट ये सेल इसके काम के बारे में बताता है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फमेंट एंड डाइजेशन, और फैगोसाइटोसिस को हम प्यार से सेल ईटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? सेल ईटिंग। ईटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेल है, अगर
अगर हम जब कोई भी चीज़ सॉलिड चीज़ को खाते हैं, तो हम उसको ईटिंग कहते हैं और जब हम किसी लिक्विड को पीते हैं, तो हम उसको ड्रिंकिंग कहते हैं। तो अगर हमारा बॉडी का सेल, हमारा फैगोसाइटोसिस सेल सॉलिड चीज़ों को खाएगा, तो उसको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। ये फैगोसाइट्स में न्यूट्रोफिल आता है, इसमें देयर इज़ गोइंग टू बी मोनोसाइट सेल्स आते हैं, पॉली, मॉर्फो, न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी इसके अंदर आते हैं। सो आपको ये पार्ट न्यूट्रोफिल नंबर 1 फैगोसाइटिक है, मोनोसाइट नंबर 1 फैगोसाइटिक है, मैक्रोफेजेस इसके अंदर आते हैं। सो ऑल दिस सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है एग्जैक्ट। ग्रीन कलर हु आर यू, दुनिया इनको बैक्टीरिया कहती है। यस सर, सो दिस इज नथिंग बट दी बैक्टीरिया। अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, तो हमारा जो फैगोसाइटिक सेल्स है उसमें एक अमीबा जैसा मूवमेंट दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं अमीबॉइक मूवमेंट। तो अमीबॉइक जो मूवमेंट होता है इसका मतलब होता है कि वो सूडोपोडिया देगा। सो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये जो सेल है वो अभी सूडोपोडिया देगा। क्या देगा? सूडोपोडिया। और जब ये सूडोपोडिया देगा, तो ये जो सूडोपोडिया है, ये इस बैक्टीरिया को इन्क्लोज़ करेगा, अंदर लेने के लिए उसको अंदर रखेगा और बाद में उसको इन्क्लोज़ कर देगा, अंदर ले लेगा। इन्गल्फ कर रहा है और फिर अंदर ले रहा है। जैसे पहले कवर करता है और फिर पूरा अंदर ले लेता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अब हम बोलेंगे फैगोसोम। देखो, फैगो का मतलब होता है सॉलिड, फैगो का मतलब लिख लो, मीनिंग लिख लो। फैगो का मतलब सॉलिड, सोमा मतलब बॉडी। ऐसा बॉडी जिसके अंदर सॉलिड चीजें हैं उसको हम फैगोसोम बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे फैगोसोम। अब फैगोसोम फ्यूज होगा लाइसोसोम से, अच्छी बात है, लाइसोसोम से फ्यूज होगा। लाइसोसोम कहीं सुना है मैंने। हाँ, ये वही सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये वही सेल ऑर्गेनेल है जो फैगोसाइटिक सेल में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ये वही सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये वही सेल ऑर्गेनेल है, अगर ये बर्स्ट हो जाए, ओपन हो जाए, तो ये पूरे सेल को मार सकता है, पूरे सेल को किल कर सकता है। इसलिए दुनिया इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहती है। सो ये आपको मालूम है कि ये सुसाइडल बैग है। ये सब बचपन में हमको ये बताया गया था। मेरा बचपन में मेरा ये फेवरेट सेल ऑर्गेनेल हुआ करता था। यस सर, इज दैट क्लियर? सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग। तो ये सुसाइडल बैग है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ, है ना? ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसको हम लाइसोसोम कहते हैं। इसी को हम लाइसोसोम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? तो वी कॉल इट एज अ लाइसोसोम, इसी को हम लाइसोसोम बोलते हैं। और लाइसोसोम जो होते हैं एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की कैटेगरी में ये पाया जाता है। वी कॉल इट एज अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यस सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हम बोलते हैं इसमें। और ये डाइजेस्ट कैप्चर्ड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। पक्का? आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। डाइजेशन प्रोडक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम द सेल। डाइजेस्ट करेगा मतलब मार देगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया मर गया तो अच्छी अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि अब वो आपको कोई भी बीमारी नहीं दे सकता है। सो आई होप आपको ये फैगोसाइटोसिस समझ में आया हुआ है। पहला स्टेप है सुडोपोडिया दे के उसको अंदर लेना, फैगोसोम बनाना, लाइसोसोम से फ्यूज करना, लाइसोसोम एंजाइम्स का बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना और डाइजेशन प्रोडक्ट को अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट है उसको सेल के बॉडी से बाहर निकाल देना। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। जो सेल ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको फैगोसाइट्स कहते हैं। और इसमें कौन-कौन से सेल्स आते हैं वो एक बार मेंशन कर लेते हैं। नंबर 1, इसमें मोनोसाइट आता है, अच्छी बात है। न्यूट्रोफिल भी इसी के अंदर आता है। फिर इसके अंदर मैक्रोफेजेस आते हैं। यस सर। सो इसके अंदर मैक्रोफेज भी आते हैं। इज दैट क्लियर? नंबर 3, मैक्रोफेज।
I think this concept is very very clear. So I think this particular part is very very clear. और अब हम लोग जा रहे हैं बात करने इन्फ्लेमेशन के बारे में. यस सर. तो ये है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन सेलुलर बैरियर का आखिरी हिस्सा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो लेट्स राइट द टाइटल इन्फ्लेमेशन. सो आई थिंक ये नंबर 4 है और इन्फ्लेमेशन को हम जा रहे हैं नंबर 5 नाम देने. और ये जो डायग्राम है फैगोसाइटोसिस, ये नंबर 4 के अंदर ही हम इसको इंक्लूड कर लेंगे. यस सर. ओके. सो नंबर 5 जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हमेशा इन्फ्लेमेशन. वी कॉल इट एज इन्फ्लेमेशन. सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द एनी पैथोजन. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इट इज अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स, डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन्स. ठीक है. एनी पैथोजन, फिलहाल आप पैथोजन से काम चलाइए, बट इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है वो हम आगे बात करेंगे. यस सर. इट इज अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन. हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है, अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो इट विल लीड्स टू इन्फ्लेमेशन. इज दैट क्लियर? कोई पैथोजन एंटर करता है, इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेमेशन. यस सर. इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में कई जगह होता है, बॉडी के हर एक पार्ट्स में ये हो सकता है. जैसे आपने अर्थराइटिस सुना होगा, तो अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जो आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं. अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अर्थो. अर्थो का मतलब जॉइंट होता है. आपके बॉडी में जो जॉइंट्स है उसको हम अर्थो कहते हैं. और यहाँ पे आइटिस जो है, आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. यस सर. उसी तरीके से आपने सुना होगा टॉन्सिलाइटिस, सुना होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल. फिर आपने सुना होगा एपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस आपने सुना होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स. यस सर. तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. आईटीज वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन कहलाता है. ये बात आप याद रखना. तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. क्यों होता है, किस कंडीशन में आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है? सो इफ पैथोजन, पैथोजन एंटर्स, कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में एंटर्स करता है तो इट विल लीड्स टू इन्फ्लेमेशन. अगर बॉडी में एब्रेशन होता है, एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब क्या होता है? एब्रेशन का मतलब होता है स्क्रैबिंग. मतलब आपने आपने ये मार्कर लिया और आपने इसको अपने स्किन पे घिस दिया, स्क्रैबिंग की, स्क्रैबिंग, और आपने जरूरत से ज्यादा घिस दिया, तो यहाँ पे जो भी हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्रेजर. एब्रेजर, एब्रेजन का मतलब होता है हार्मफुल फ्रिक्शन करना, हार्मफुल फ्रिक्शन देना. यस सर. सो एब्रेशन का मतलब होता है स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग. यस सर. अगर आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर से एक्सपोज हो गई, सो इफ देयर इज एनी पैथोजन एंटर्स, या कोई भी एब्रेजन हो गया, या कोई भी हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो गया, या देयर इज अ केमिकल इरिटेशन हो गया, कोई भी केमिकल इरिटेशन हो गया, तो
आई थिंक ऑल दिस कंडीशन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमेशा खाली इन्फेक्शन की वजह से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये पैथोजन की वजह से हो सकता है, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, अगर आपकी बॉडी किसी केमिकल से एक्सपोज हो गई तो हो सकता है, और एब्रेशन से भी ये हो सकता है। यस सर। सो आगे हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। आपको चाहिए तो हम लोग अपना खुद का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस सर। सो वो ज्यादा बेटर सिचुएशन होगी। सपोज कीजिए कि ये आपका स्किन है। इज दैट यू? ये स्किन है, आपके बॉडी की स्किन है, और स्किन के नीचे यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज अ ब्लड सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है। यस सर। और कोई तो पिन है, कोई भी टाचनी होती है ना, कोई भी पिन है या ये पेंसिल है, ये पॉइंटेड पेंसिल इस स्किन में चला गया, इस स्किन में चला गया। यस सर। सो ये पॉइंटेड पेंसिल यहाँ पे स्किन पे चला गया। ठीक है, दैट यू पक्का। क्या क्या बताया हमने? ये आपका स्किन है, वेरी गुड। ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, मतलब ब्लड वेसल्स है, बट ब्लड कैपिलरीज बोलना ज्यादा सही होगा। ये ब्लड कैपिलरीज है। आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। और ये पिन है, कोई तो पिन है या पेंसिल है या कोई भी फिजिकल चीज है जो आपके स्किन में चली गई है। वेरी गुड। आपको ये बात इंटरेस्टिंग तरीके से पता होनी चाहिए कि जब आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो जाता है या कोई भी चीज आपके बॉडी में एंटर करती है, तो हर एक चीज के ऊपर कौन है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यस सर। इस पेन के टिप पे, इस पेंसिल के टिप पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है ऑलरेडी। यस सर। सब जगह बैक्टीरिया, वायरसेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यस सर। तो आपने अभी जो सांस ली उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया आपके बॉडी में चले गए। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए। देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में चले गए। यस सर। और ये बैक्टीरिया हमेशा कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। यस सर। दे विल रिलीज केमिकल्स, और ये जो केमिकल्स पाए जाते हैं, ये केमिकल्स हमारे, ये हमारा जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली। और आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल सेल्स पाया जाता है, जो यहाँ पे हम लोग पर्पल कलर में दिखा रहे हैं। यस सर। ये जो स्पेशल सेल है, इस स्पेशल सेल को हम हमेशा बोलते हैं मास्ट सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज अ मास्ट सेल। आई रिपीट वंस अगेन, ये हमारा चुपचाप स्किन पड़ा हुआ था, ये पूरा टिश्यू है। यस सर। सो इट्स नथिंग बट द टिश्यू। तो आप इसको, टिश्यू को अच्छे से समझ लीजिए कि ये पूरा जो एरिया है, ग्रे एरिया है, ये पूरा टिश्यू का एरिया है ना? ये पूरा टिश्यू का एरिया है हमारा, इट्स अ टिश्यू एरिया। और यस सर, ये टिश्यू का एरिया है, और इस पर्टिकुलर टिश्यू में अभी पिन चला गया है, बैक्टीरिया चले गए। ये बैक्टीरिया टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिग्नल, जो मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है। अब मास्ट सेल से आपकी मुलाकात कई बार हो चुकी है। पहली बार कनेक्टिव टिश्यू जब हम सीख रहे थे, दूसरी बार जब हम सर्कुलेशन सीख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बेसोफिल, बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों भाई-भाई हैं। लेकिन बी फॉर बेसोफिल एंड बी फॉर ब्लड। बेसोफिल ब्लड में पाया जाता है और मास्ट सेल टिश्यू में पाया जाता है। पहली चीज, जब हमने अस्थमा सीखा था तो वहां पे भी मास्ट सेल इन्वॉल्व होता है। जहां पे भी आईटीज इन्वॉल्व होता है, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, प्लूराइटिस, मेनिंजाइटिस, जहाँ पे भी आईटीज इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पे मास्ट सेल इन्वॉल्व रहेगा। और अगर मास्ट सेल इन्वॉल्व नहीं हुआ तो बेसोफिल सेल इन्वॉल्व होगा। सिंस बेसोफिल ब्लड में रहता है, तो वो इन्फ्लेमेशन ब्लड में कॉज करेगा, और मास्ट सेल टिश्यू में पाया जाता है, तो वो इन्फ्लेमेशन टिश्यू में कॉज करेगा। तो जरा देखिए मास्ट सेल आगे करता क्या है। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको जरा फ्लो चार्ट में भी बताते जाऊं, तो आप फ्लो चार्ट में भी समझते जाइए। हमने क्या किया? पिन एंटर्स, पिन एंटर इन स्किन,
in skin there are so many bacteria जो पिन के टिप्स पे प्रेजेंट है, they will secrete toxins और ये टॉक्सिन विल गिव केमिकल सिग्नल। और फाइनली क्या होगा, ये जो टॉक्सिन है ये केमिकल सिग्नल है। टॉक्सिन एक्ट लाइक केमिकल सिग्नल। और ये जो केमिकल सिग्नल है ये किसको देगा? दिस केमिकल सिग्नल विल बी गिवन टू द मास्ट सेल। अब आप ऐसा समझिए कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये मास्ट सेल है और ये मास्ट सेल का न्यूक्लियस है। और वन मोर थिंग, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि ब्लू कलर में है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? वेसिकल। और वेसिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? वेसिकल वर्ड का मतलब होता है इट्स अ बैग। वेसिकल का मतलब होता है इट्स अ बैग। और इस बैग के अंदर कौन बंद है? इस बैग के अंदर कौन बंद है? इस बैग के अंदर एक केमिकल बंद है। उस केमिकल को हम कहते हैं हिस्टामाइन। क्या कहते हैं? हिस्टामाइन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मास्ट सेल है। ये मास्ट सेल कहाँ पे है? वैसे ये कनेक्टिव टिश्यू में। आई थिंक मैंने बता दिया हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। आपको चाहिए तो इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्ट सेल वो सेल कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारा वेसिकल आता है और उस वेसिकल के अंदर केमिकल रहता है। उस केमिकल को हम लोग कहते हैं हिस्टामाइन। अब ये जो मास्ट सेल है वो सिक्रीट करेगा। क्या करेगा? मास्ट सेल विल सिक्रीट हिस्टामाइन। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन करेगा। डीग्रेनुलेशन मतलब ये जो हिस्टामाइन के ग्रेन्यूल्स है ना, दाने, ये हिस्टामाइन के जो ग्रेन्यूल्स है इनको रिलीज करेगा। मास्ट सेल विल अंडरगो डीग्रेनुलेशन। मास्ट सेल विल अंडरगो डीग्रेनुलेशन। ये डीग्रेनुलेशन करेगा। क्लियर है? सो पिन एंटर स्किन के अंदर, बैक्टीरिया टिप पे रिलीज होगा टॉक्सिन। ये टॉक्सिन एक्ट लाइक अ केमिकल सिग्नल। वो सिग्नल देगा मास्ट सेल को, और मास्ट सेल को जब केमिकल सिग्नल मिलेगा तो मास्ट सेल विल अंडरगो डीग्रेनुलेशन। ये डीग्रेनुलेशन करेगा। और जब ये डीग्रेनुलेशन करेगा तो इट विल रिलीज हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन का क्या फंक्शन है ये हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो इसको सीखने के लिए हम लोगों को अगले पेज पे जाना होगा और उसके बाद हम आ, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम का दूसरा हिस्सा हम लोग ड्रॉ करेंगे। पक्का है? वेरी गुड। चलो, तो हिस्टामाइन क्या करता है जरा देखते हैं। हिस्टामाइन हिस्टामाइन एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर। एक्ट एज वैसोडाइलेटर। इट एक्ट लाइक अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है कि ये ब्लड वेसल का डायमीटर या ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ाएगा। इंक्रीजेस diameter of blood capillaries। ये ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ाएगा। और जब ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ेगी। परमिएबिलिटी इंक्रीजेस। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है जरा हम अगले डायग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे हिस्टामाइन की वजह से सबसे पहले तो हम ये पिन निकाल देंगे। पिन वहीं पे हमेशा अटका नहीं रहेगा, हम ये पिन को रिमूव कर देंगे। पिन के रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे स्वेलिंग आएगी थोड़ा सा, देयर विल बी स्वेलिंग। ये है हम लोगों का ग्रे एरिया,
जो कि वंडरफुल एरिया है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे देयर विल बी, ये जो ब्लड वेसल्स है ना उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिलरीज इतनी स्मॉल साइज का था और यहाँ पे कैपिलरीज की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है। कैपिलरीज स्मॉल साइज का था, यहाँ पे कैपिलरीज की साइज बढ़ गई है, तो डायमीटर क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब जब डायमीटर बढ़ गया है तो डायमीटर क्यों बढ़ गया है, ताकि यहाँ पे ज्यादा ब्लड आए, तो अब यहाँ पे ज्यादा ब्लड आएगा। अब ज्यादा ब्लड का मतलब होता है, आपने सुना होगा एक व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यहाँ से अभी यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे न्यूट्रोफिल आ जाएंगे। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में, हम इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। हमेशा याद रखना, न्यूट्रोफिल अगर बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस होता है, तो जो सबसे पहला सेल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो ये न्यूट्रोफिल सेल आ गए हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रोफिल सेल। इसको हम न्यूट्रोफिल सेल कहते हैं। वेरी गुड, ये न्यूट्रोफिल सेल्स आ गए हैं। और ये न्यूट्रोफिल, ये जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया थे, आपको याद होगा यहाँ पे ग्रीन कलर के बैक्टीरिया थे, दीज आर द ग्रीन कलर बैक्टीरिया। ये ग्रीन कलर बैक्टीरिया को वो अंदर ले लेगा, क्योंकि आपको मालूम है न्यूट्रोफिल क्या कर सकता है, फैगोसाइटोसिस, हमने यहीं पे सीखा हुआ था ना। देखिए न्यूट्रोफिल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल इज अ फैगोसाइटिक सेल्स, करेक्ट है। तो वो उन बैक्टीरिया को अभी खाएगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, पक्का। बाय द टाइम यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई है, वो स्वेलिंग कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे थोड़े से रेड ब्लड कॉर्पस्कल के जो सेल्स है वो भी आ जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि ये जो रेड कलर में इस समय ड्रॉ कर रहा हूँ वो आरबीसी है। यस सर। तो ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ जाएगा, वैसोडाइलेटर, हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर है, इससे ज्यादा ब्लड आएगा, और ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा न्यूट्रोफिल आएगा, और ये न्यूट्रोफिल इन बैक्टीरियाज को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फैगोसिटाइज कर लेगा। फैगोसिटाइज हो गया है, अब ये स्वेलिंग नॉर्मल हो जाएगी कुछ दिनों में, कुछ देर में तो नहीं, कुछ दिनों में। सो बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। Histamine act as a vasodilator. It increases the diameter of the blood capillaries. Permeability increases. Neutrophil. Yes, sir. Neutrophil. Neutrophil enters in tissue. Neutrophil do phagocytosis. Neutrophil do phagocytosis. न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करेंगे, क्या करेंगे वो, फैगोसाइटोसिस करेंगे, पक्का फैगोसाइटोसिस करेंगे। और जब न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करेंगे तो दे विल किल बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया। अब आपको ये समझना चाहिए कि इस समय जब इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो देयर इज अ सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए। सबसे पहला सिम्टम होता है रेडनेस। रेडनेस क्यों आती है, क्योंकि ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, ब्लड कैपिलरीज की का डायमीटर बढ़ता है, ज्यादा ब्लड एंटर होगा तो रेडनेस। हीट, हीट क्यों होगी, क्योंकि वहां पे फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग फाइटिंग, घर में दो लोग आर्गुमेंट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से रेडनेस होगा, हीट होगा, स्वेलिंग आएगी, पेन होगा। और अगर रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, सपोज हाथ में पिन ज्यादा अंदर चला गया है, तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा, लॉस ऑफ फंक्शन इसको हम बोलते हैं। देयर विल बी लॉस ऑफ फंक्शन। सो देयर विल बी रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 सिम्टम्स है जो आपको क्लियर हो जाने चाहिए।
रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 सिम्पटम्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ये 5 बेसिक सिम्पटम्स होते हैं। थोड़े दिनों बाद सीरोटोनिन नाम का केमिकल आएगा, वो वैसोडायलेटर की जगह वैसोकंस्ट्रिक्टर होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोगों को इन्फ्लेमेशन बात करना है, तो हमने ये इन्फ्लेमेशन बात कर लिया। अब एक सवाल है जो आपको जवाब देना होगा कि इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? चलो, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं? इज़ द इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? तो इसका जवाब देते हैं हम लोग। देखिए, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, अगर आपको एक मच्छर भी काटता है स्किन पे, तो वहाँ पे रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और पेन भी होता है। इसका मतलब हाँ, लॉस ऑफ फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि एक मच्छर ने काटा तो आपका हाथ में मच्छर ने काटा, तो आपका हाथ विल नॉट स्टॉप वर्किंग। आप इस हाथ से काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपको एक मच्छर की जगह हनी बीज होते हैं ना, हनी बीज, बीज ने आपको 10 हनी बीज ने आपको इस हाथ को काटा, ठीक है? तो क्या ये इन्फ्लेमेशन अभी ज़्यादा सीवियर होगा? होगा। तो इसमें ज़्यादा रेडनेस, ज़्यादा हीट, ज़्यादा स्वेलिंग, ज़्यादा पेन, ज़्यादा लॉस ऑफ फंक्शन होगा? यस। तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो आपके ब्लड का जो अ, पानी है, मतलब फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, वो टिश्यू में आ जाता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आप मर सकते हैं इससे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है कि सडनली किसी इंसेक्ट ने आपको बाइट किया बॉडी में और पर्सन आफ्टर सम टाइम मर गए, डेड। व्हाई? क्योंकि जब कोई भी आपको बाइट करता है तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, लेकिन अगर बाइटिंग पूरे बॉडी में है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, ब्लड का जो पानी होता है वो टिश्यू में चला जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और डेथ इज द फाइनल रिजल्ट। समझते हैं आप इस बात को? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात है, बट टू सम एक्सटेंट हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है, और इसलिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हमेशा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस डायग्राम के हिसाब से भी समझ लें, क्योंकि आई मीन मैंने भी डायग्राम ड्रॉ किया है, बट आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप एक सही डायग्राम देख लीजिए जो गूगल से रिक्वेस्ट करके हमने मंगाया हुआ है। आप देखिए, ये पिन है, ये पैथोजन है, ये मास्ट सेल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मैंने नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, मास्ट सेल, है ना? सो दिस इज नथिंग बट द मास्ट सेल, ये मैक्रोफेजेस है। ये ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं और ये केमिकल सिग्नल्स हैं। ये केमिकल सिग्नल मास्ट सेल रिसीव करेगा और ये रिसीव करेंगे, और यहाँ पे हिस्टामाइन अब प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हिस्टामाइन प्रोड्यूस होगा, हिस्टामाइन, एच स्टैंड फॉर हिस्टामाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायमीटर इतना है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायमीटर और भी बढ़ गया है। सो देयर इज इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया है। और डायमीटर जब ब्लड वेसल्स का बढ़ जाता है तो यहाँ से न्यूट्रोफिल निकलते हैं, न्यूट्रोफिल यहाँ से निकलते हैं, और ये न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया की वाट लगाते हैं, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं। ये पिन हमने निकाल दिया हुआ है, यहाँ पे पिन निकाल दिया, लेकिन पिन की जगह पे यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, तो ब्लड क्लॉट हो गया है यहाँ पे, ऐसा। और ये अब ये ठीक होना चालू हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ठीक होना चालू हो रहा है। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर। ये जो न्यूट्रोफिल है, ये इनको फेगोसाइटाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे फेगोसाइटोसिस हो रहा है, और बाद में ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाता है। ये दोनों डायग्राम में ब्लड वेसल का डायमीटर बहुत ज्यादा है, वैसोडाइलेटर की वजह से। हिस्टामाइन इज अ वैसोडाइलेटर, वैसो मतलब ब्लड वेसल, डाइलेटर मतलब इंक्रीज इन डायमीटर, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड वैसोडाइलेटर। सुपर्ब। तो आई थिंक मुझे समझ में आ गया है, और आपको भी ये जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल के लिए इतना ही नहीं, अभी एक साइटोकाइन बैरियर बाकी है, तो साइटोकाइन बैरियर भी हम लोग इस समय बात कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, अपने आखिरी हिस्से में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर का आखिरी हिस्सा है
डी पार्ट, और डी पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइटोकाइन बैरियर। जब हम लोग साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है व्हाट एग्जैक्टली इज दिस साइटोकाइन, साइटोकाइन का मतलब क्या होता है। तो जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन, ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीनियस, ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं या केमिकल मैसेंजर आप समझ सकते हैं। लो मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीनियस प्रोटीनियस केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर से, ठीक है, केमिकल मैसेंजर से। तो ये केमिकल मैसेंजर कौन सीक्रेट करता है? ऑब्वियसली सिक्रेटेड बाय ल्यूकोसाइट, है ना, डब्ल्यूबीसी इसको सिक्रेट करते हैं। और इसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए, देयर इज अ नेम ऑफ केमिकल, नेम ऑफ साइटोकाइन, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ साइटोकाइन ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो वी जस्ट राइट द एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन। एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन। देन दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस जैसा कि नाम लिखा हुआ है, लिम्फोकाइंस आर प्रोड्यूस बाय लिम्फोकाइन इज प्रोड्यूस बाय lymphocyte is produced by lymphocytes. Then there is a number थ्री में इन्वॉल्व होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। देन नंबर 4 एग्जाम्पल आता है इंटरफेरॉन, जैसे इंटरफेरॉन से, जैसे IFNS, पक्का, इंटरफेरॉन से, इज दैट क्लियर। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, कैसा, ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरफेरॉन्स, इसमें से जो इंटरफेरॉन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। बाकी के सब ना बॉडी में मैसेज देते हैं, मतलब किल करने का, जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, नेक्रोसिस मतलब किल करना, किसको किल करना, ट्यूमर को किल करना। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो ट्यूमर को किल करता है, इज दैट क्लियर। इंटरफेरॉन इज एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन, जो आपको पता होना चाहिए। इंटरल्यूकिन एक केमिकल मैसेंजर है जो आपको फीवर फीवर लाता है, फीवर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। ये एक फीवर में हमने डिस्कस किया था इंटरल्यूकिन, यस सर, इंटरल्यूकिन फीवर को बढ़ाता है बॉडी में। लिम्फोकाइंस के बारे में फ्यूचर में आप सीखेंगे, क्योंकि लिम्फोसाइट आपको लिम्फोसाइट आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आता है, तो इसका फंक्शन हम सीखेंगे। ये लिम्फोकाइंस जो होता है वो फैगोसाइटिक सेल को इनवाइट करता है, केमिकल मैसेंजर है ना, इनवाइट करता है। इंटरल्यूकिन बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने का मैसेज देता है। देन इंटरफेरॉन एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, ये वायरस की बात लगाता है या वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इंटरफेरॉन यहाँ पे डिस्कस कर लेते, तो आपको मोस्टली सब कुछ कवर हो जाएगा। तो इंटरफेरॉन कैसे वर्क करता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ये एक बॉडी सेल है, ठीक है, और मेरे पास ये वायरस है ना। ये वायरस अभी क्या हो गया, अंदर आ गया। तो
अंदर आ गया, अच्छी बात है, अंदर आ गया तो। अब ये जो सेल होता है वो इस वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। एक वायरस, एक से फिर 2 वायरस, फिर 3 वायरस, फिर 4 वायरस, फिर 5 वायरस। अब ये जो सेल हो गया है ना, ये जो सेल हमने देखा हुआ है, दिस सेल इज कॉल्ड वायरली इन्फेक्टेड सेल। वायरली इन्फेक्टेड वायरली इन्फेक्टेड सेल, ये वायरली इन्फेक्टेड सेल हो गया। इज दैट क्लियर? इट्स अ वायरली इन्फेक्टेड सेल। अगर कोई सेल वायरली इन्फेक्टेड हो गया है तो वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं और उस केमिकल को हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स, और वो सिक्रीट करते हैं इस केमिकल को। वायरली इन्फेक्टेड सेल, वायरली इन्फेक्टेड सेल will secrete will secrete interferons. These are nothing but the, ये जो केमिकल आप इस समय देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये जो ग्रीन केमिकल है इसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, सो दीज आर नथिंग बट द इंटरफेरॉन्स। ठीक है, ये इंटरफेरॉन्स है। अब ये इंटरफेरॉन्स बाजू के सेल को जाता है। जो बाजू का सेल है उसको हम कहते हैं हेल्दी सेल, इसको हम कहते हैं हेल्दी सेल। ये हेल्दी सेल है और इस हेल्दी सेल पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसके बाजू का सेल है, आप समझ लीजिए। मैं इसको ऐसा स्ट्रिक करके ड्रॉ नहीं किया हूँ ताकि आपको मतलब पता न आपको एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझेगा नहीं। ये सिक्रीटरी इंटरफेरॉन से ये यहाँ पे जाएगा और ये इंटरफेरॉन यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं ये ज्वाइन हो गया। यस सर। ऑब्वियसली ये जो ब्लू कलर है इसको हम इंटरफेरॉन रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। रिसेप्टर वो कहलाता है जो रिसीव कर जाता है। रिसेप्टर हमेशा वो होता है जो रिसीव करता है। और ये ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल्स है इसको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। पक्का? मैंने क्या पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि इंटरफेरॉन एक केमिकल मैसेंजर है। ठीक है ना? इट्स अ केमिकल मैसेंजर। तो अब ये जो इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स है ये किस चीज का मैसेज देगा? ये इंटरफेरॉन इस पे बाइंड हो गया है, बाइंड हो गया। अब ये इसको सिग्नल देगा। किस चीज का सिग्नल देगा जरा ध्यान से समझिए। इंटरफेरॉन रिसेप्टर इसको बाइंड होगा और इसमें इसको सिग्नल देगा एंटीवायरल प्रोटीन बनाने का। क्या बनाने का? टू सिंथेसाइज एंटीवायरल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन इस समय आप अपने स्क्रीन पे ट्रायंगुलर प्रोटीन देख पा रहे हैं, यस सर, तो इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। सर, सो ये प्रोटीन है एंटी वायरल प्रोटीन। अब एंटीवायरल प्रोटीन है ना, ये एंटीवायरल प्रोटीन अगर अगर ये अगर आप देख सकते हैं ये जो वायरस है ये इसको इन्फेक्ट करके इस सेल को इन्फेक्ट करने जाएगा ना, यस सर, तो ये इसको इन्फेक्ट करने देगा नहीं। सपोज ये वायरस यहाँ पे आता है तो ये जो एंटीवायरल प्रोटीन है ये इसको जुड़ जाएगा, इसके डीएनए आरएनए, वायरस के डीएनए या वायरस के आरएनए को ये जुड़ जाएगा और इसको आगे ग्रो होने नहीं देगा। ऐसे इसके एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, इसको एंट्री नहीं देगा। अगर एंटर कर लिया तो इसको अपना प्रोटीन, वायरस को अपना घर बनाने नहीं देगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी सेल वायरली इन्फेक्टेड हो जाता है तो वायरली इन्फेक्टेड सेल परेशान होके इंटरफेरॉन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है। ये जो इंटरफेरॉन है ये एक एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है और ये इंटरफेरॉन जाता है और इस रिसेप्टर को जोड़ता है। ये रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स। और जब ये रिसेप्टर बाइंड हो जाता है तो ये एक हेल्दी सेल है। हेल्दी सेल सिक्रीट एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन।
है ना? और ये जो एंटीवायरल प्रोटीन है ये हमारे डायग्राम में इस ब्लैक कलर में दिखाई देता है और ये ब्लैक कलर बैक्टीरिया का सॉरी वायरस का जो भी आरएनए है या डीएनए है उसको बाइंड कर लेता है, उसको अंदर आने नहीं देता है और अगर अंदर आ गया तो उसका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसका प्रोटीन बनाने की इजाज़त ये नहीं देता है और इस तरीके से ये हेल्दी सेल बच जाता है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये वायरली इन्फेक्टेड सेल नहीं बच पाता है। इंटरफेरॉन जिसने प्रोड्यूस किया वो सेल वायरली इन्फेक्टेड है और वो सेल इससे कभी भी नहीं बचेगा और इसलिए ये नीट का बहुत ही फेवरेट सवाल पूछता है। नीट आपको पूछता है कि जब इंटरफेरॉन कौन से सेल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो आपको जवाब देना है द सेल विच इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, वो सेल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। वायरस से प्रोटेक्शन देता है लेकिन वायरली इन्फेक्टेड सेल को ना देके नेबरिंग सेल को देता है, हेल्दी सेल को देता है। पढ़ लगा तुम्हारे? यस सर। सो दिस इंटरफेरॉन is going to be secreted by that cell which is going to be virally infected cell। नंबर वन चीज आपको क्लियर हो गई है और ये हमेशा उसको प्रोटेक्शन देता है जो हेल्दी सेल है, ना कि वायरली इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्शन देता है। सो मैं ये लाइन लिखता हूं, यस देन इट इज अ कंक्लूडिंग पॉइंट। इंटरफेरॉन्स नेवर नेवर प्रोटेक्ट, नेवर प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट नहीं करता है? इट नेवर प्रोटेक्ट वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, ये कभी भी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इट ऑलवेज प्रोटेक्ट नेबरिंग हेल्दी सेल। नेबरिंग मतलब पड़ोसी, नेबरिंग हेल्दी सेल। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर पहले वीडियो में और इस वीडियो में हमने सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के पार्ट को खत्म कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। दिस इज विजय मिश्रा शाइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद।